अधिकारी बढ़ते गए तो धीरे धीरे आपकी समस्त जीडीपी के ऊपर उनका नियंत्रण आ जाए। इस बात पर गौर कीजिए, ये जो इस देश का उत्पादन है, इस देश की जो आर्थिक समृद्धि है, वो हमारे देश के लोग पैदा करते हैं, हमारा परिश्रम का नतीजा है। लेकिन उसके ऊपर अगर कर्जे की मात्रा और उसका अनुपात एक सीमा से अधिक बढ़ता है, जिसके खतरे पैदा हो रहे हैं, तो हमारी आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ जाए। क्या आप चाहेंगे कि ये देश आर्थिक नीति से गुलाम हो जाए? क्या ख्याल है आपका? तो जोर से बताइए, आवाज मनमोहन सिंह जी के कान में निकले। क्या ये देश आर्थिक संप्रभुता खो बैठे? और ये मैं बता देता हूं कि अगर देश आर्थिक संप्रभुता खो बैठता है तो देश की राजनीतिक संप्रभुता को आप नहीं बचा सकेंगे, आप देश फिर से गुलामी के दौर पर चले जाएंगे। क्या आप इस स्थिति को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर संकल्पवान बनिए कि किसी भी हालत में इस सरकार को अब इस देश में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम देश की आर्थिक संप्रभुता को किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखने देंगे। हम देश की राजनीतिक संप्रभुता को किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखने देंगे। और इसीलिए हमने संकल्प किया है कि एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनाएंगे और देश को कर्जे से भी मुक्त कराएंगे। और न केवल कर्जे से मुक्त कराएंगे, बल्कि आज जो हम कर्जा ले रहे हैं तो कल इसे कर्जा देने वाला बनाएंगे। स्थिति आई थी, हमने कर्जा देने वाला बनाया। ये क्या बात है? कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है? अभी और देखिए, बाली में अभी एक सम्मेलन हुआ था। बहुत पहले जब हम लोगों की सरकार थी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो मुरसली महारान कुछ समय थे वाणिज्य मंत्री थे, बाद में अरुण जी वाणिज्य मंत्री थे। वहाँ ऐसे मसलों को हमने होने नहीं दिया, सिंगापुर में, कानपुर में नहीं होने दिया, जो किसान के विरोध में, जो इस देश के सामान्य व्यापार के विरोध में नहीं होने दिया, खत्म करा दिया। आखिरी सम्मेलन में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अरुण जी उसमें गए थे और वो सारे जितने भी मुद्दे थे वहाँ उनको वापस करा दिया था WTO में, वो नहीं उठे। लेकिन इस बार हमारे वाणिज्य मंत्री ने उन्हीं सारे मुद्दों को वापस ले आए और आके बड़े गौरव से कहते हैं कि हमने एक पीस, शांति का एक वातावरण कायम कर दिया है, पीस क्लॉज बना दी। क्या है ये? जरा समझ लीजिए और इससे आने वाले खतरों को समझ लीजिए। और वो भी एक बड़ा खतरा नरेंद्र भाई को उठाना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। हमने जो अभी भारत की संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, उसके तहत अनाज का प्रोक्योरमेंट ये केंद्रीय सरकार करेगी और जिस दाम पर खरीदेगी उससे सस्ते दाम पर निर्धन वर्गों को देगी। और योजना तो यह है कि देश के 70% लोगों को देगी। अब एक विदेश व्यापार समझौतों के अंतर्गत WTO में एक नियम यह है कि आप ये अनुदान एक अनुपात से ज्यादा नहीं दे सकते। जितना आपका उत्पादन है और जो आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने कुल उत्पादन का 10% से अधिक इस प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन अब जो उसका दाम MSP हम दे रहे हैं और देंगे आगे, जब बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट होगा तो वो इस सीमा से आगे बढ़ जाएगा। ये सीमा से आगे बढ़ते ही दूसरे लोग हम पर मुकदमा कर सकते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकार पैदा कर रहे हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। यानी हम अपने गरीबों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सीमा से आगे अगर करना है तो कुछ विधि निषेधों का पालन करना पड़ेगा। नहीं कर सकेंगे, यहाँ कर दिया गया। मैंने तब भी संसद में कहा था कि आप जो ये कर रहे हैं जरा होशियारी से कीजिए, WTO के नियम इसमें आपको बाधा डालेंगे। नहीं माने, चले गए। अब वहां उन लोगों ने कहा कि आपने कैसे किया है, ये तो आपका कानून खराब है, ये तो आप हमारे व्यापार को विकृत कर रहे हैं, हमारे असंतुलित कर रहे हैं अपने हमारे अनाज के व्यापार को, खाद्य के व्यापार को। क्या किया जाए? बजाय इसके कि लड़ते
और पहली बात ये कहते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, ये मामले नहीं उठ सकते। फिर आप ये कहते कि जिन कीमतों के बारे में बात हो रही है वो कीमतों का आधार गलत है, वो कीमतें आधार बेस पर नहीं मानी जा सकती। दुनिया बदल गई है, जमाने बहुत बदल गए हैं, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, बेस को डिफाइन कीजिए, वो भी आपने नहीं किया। आपने क्या मान लिया कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा कुछ वर्षों में, तब तक दया करके कोई दूसरा देश हमारे ऊपर मुकदमा न करे। आप भिखारी की हालत में पहुंचे, आपने भीख मांगी कि भाइयों हमें बख्शो, हमारी सरकार चली जाएगी, लोग हमारे ऊपर आकर आक्रमण करना शुरू कर देंगे अगर हमने अपना ये बिल वापस किया तो, कानून वापस किया तो, ये व्यवस्था वापस की तो हमें बचाइए। और इस तरह से शरणागत होकर के मुझे बहुत अफसोस है। और जब ये बात वहाँ बाली में हो रही थी तो बहुत से जो यहाँ के संगठन वहाँ गए हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये कठिनाई आ रही है और इसमें एक और प्रतिबंध आ रहा है कि न केवल ये सरकार बल्कि आगे आने वाली भी कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती, यानी नरेंद्र भाई की सरकार भी ऐसा काम नहीं कर सकेगी, अपने गरीबों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं बना सकेगी। ऐसा बंधन खुद तो आप बंध गए, चलिए आप बंधुआ मजदूर रहे हैं, हमेशा से रहिए, लेकिन हमें बांधने का आपको क्या अधिकार है? ऐसे तमाम कानूनों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोध करेगी, WTO में कसकर विरोध करेगी और भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए हर प्रकार का संघर्ष करेगी। यह अर्थव्यवस्था केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो सारे देश के आम आदमी के, गरीब आदमी के, निर्धन आदमी के साथ में चलेगी। ये क्या बात है? ये ऐसी ऐसी नीतियां लानी, इस प्रकार से देश को बांध रहे हैं। और क्यों न बांधे? हमारे जो इस समय के वित्त मंत्री जी हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उन्होंने जब ये पहली बार वित्त मंत्री बने थे कुछ साल पहले, तो ये इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने एक भाषण किया कि भाइयों, अंग्रेज भाइयों, आप हमारे देश में आए थे और आपने 200 साल तक यहाँ राज किया और आपने खूब पैसा बनाया। मैं आपको निमंत्रित करने आया हूँ कि आप फिर से आइए और हमारे यहाँ व्यापार कीजिए और खूब फलिए फूलिए। और यही भाषण इन्होंने अमेरिका में दिया। मैं हर बार संसद में उनका ये भाषण दिखाता हूँ, आज तक वित्त मंत्री ने इसका खंडन भी नहीं किया और इसका उत्तर भी। ये कैसा वित्त मंत्री है जो भारत में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाना चाहता है? व्यापार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, ये फिर से हमारी सारी अर्थव्यवस्था को उनके हाथ में सौंपना चाहता है। ये क्या देश की स्वाधीनता की और आर्थिक स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। गरीबी हटाने की बात ये सरकार करती रही है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं इंक्लूसिव, जिसमें हर गरीब शामिल होगा। तो गरीब कितने हैं इस देश में? इसमें झंझट है। कैसे पता लगे कितने गरीब हैं? क्या माप, क्या आंकड़ा है, क्या कसौटियां हैं, किस आधार पर कहें किसी को वो गरीब है? इसमें इन्होंने बहुत गोलमाल किया। कुछ साल पहले तक इस देश में 40%, 42% लोग गरीब माने जाते। क्यों माने जाते थे? कोई तो भी एक सरकारी आंकड़े आते थे प्लानिंग कमीशन के, उससे मान लिए जाते। फिर ये सवाल उठा कि ये ठीक नहीं है, तो NSSO से आंकड़े लगाए गए, उसमें भी इसी तरह की संख्या आने लगी। तो सरकार को बहुत तकलीफ होने लगी कि भाई आज से 10 साल पहले भी गरीब उतने ही थे और आज भी उतने ही हैं, और अगर इनकी ये नीति चलती रहेगी तो शायद आने वाले 10 साल में भी इतने गरीब होंगे, वो कम नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा भाई कुछ इसका इलाज किया जाए। तो इलाज क्या किया? वो मैं अध्यापक था तब का, मुझे याद है कि क्या किस्सा होता था। किसी विद्यालय में ये कहा गया कि भाई तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब है, तुम्हारा अनुदान बंद हो जाए। तो क्या करें? पास मार्क मान लीजिए 30 से कम आने पर आप फेल हैं, 30 से ज़्यादा आने पर आप पास हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपना पास मार्क घटा दिया, यानी 25 भी आएगा तो भी आप पास हो जाए। और अगले साल कहा कि मेरे यहाँ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़ गई है, मेरा रिजल्ट ठीक हो गया। यही इन्होंने किया, आंकड़ों में पैरामीटर्स घटा दिए
और कहा कि गरीबों की संख्या। इन्हीं की बनाई हुई कमेटी थी सेनगुप्ता, उसने कहा 78% लोग इस देश में 20 रुपया प्रतिदिन के ऊपर झंडा लेते हैं, 78%। नरेश कमेटी आई, उसने कहा 50% से कम नहीं हो सकता, और वो भी प्लानिंग कमीशन और इनकी मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा भाई 50 से ज्यादा मत बढ़ाओ, हाथ जोड़ कर कहा। रिपोर्ट्स में सब गरीबी के आंकड़े, उसमें भी ये भ्रमजाल करते हैं, उसमें भी गोलमाल करते हैं। गरीबी नापने के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो कसौटियां हैं, उसमें भी गोलमाल करते हैं। ये सरकार बिल्कुल अर्थव्यवस्था के मामले में इस देश के ऊपर एक अत्याचार के अलावा कुछ नहीं। ये इकोनॉमिक टिरैनी है, ये अर्थव्यवस्था का अत्याचार इसने इस देश पर किया है। और अभी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है जिससे मैं ठीक कर दूं। हाँ प्रधानमंत्री जी, आपके पास नहीं है, मानते हैं, लेकिन यहाँ जो एक जनता देश में बैठी हुई है, इसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। अगर वो इसने लगा दी आपको अप्रैल के महीने में, तो बरसों तक आप अपनी कमर चलाते रहेंगे, उसका दर्द ठीक नहीं होगा। भयंकर डंडा चलाती है जनता इस देश की, और समय आ गया है कि वो डंडा चलवाइए। और मैं नरेंद्र भाई से कहूँगा, जरा मजबूत हाथों से डंडा चलाइए कि ऐसे लोग जो इस देश को भूल भुलैया में रखना चाहते हैं, उनको सजा दें। जरूरी है, आज समय आ गया है इस सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल उठाकर फेंक। ऐसी सरकार इस देश में कभी ना आए, इसका संकल्प करो। और जो लोग इस प्रकार की अर्थनीतियों को चलाते हैं, क्या बात करते हैं, 5-5 लाख करोड़ रुपया टैक्स एग्जम्पशन देते हैं बड़े उद्योगों को, और किसान को पैसा देने के नाम पर इनको मुसीबत आती है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू फॉर लोन 5-5 लाख करोड़ रुपया करते हैं। क्या बात, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? ये देश बचाना जरूरी है, और इसका एक और नतीजा हुआ है इस अर्थव्यवस्था का, हमारी प्रतिरक्षा ध्वस्त हो गई है। 8-8, 10-10 हजार करोड़ रुपया डिफेंस के बजट में से काट देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सड़कें नहीं है, फौजों के पास अच्छे हथियार नहीं है। ऐसा नहीं, क्यों नहीं है भाई? जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा, कोई अर्थव्यवस्था जो देश की सुरक्षा के साथ गोलमाल करती है, वो देश के हितों के साथ, मैं विश्वासघात तो आज नहीं कहूंगा, लेकिन वो देश के हितों के साथ भारी अन्याय करती है, देश के हितों की भारी उपेक्षा करती है। ये कितनी खतरनाक बात है। क्या हालत आपने कर दी? 62 की हालात आप फिर से लाना चाहते हैं क्या? क्या करना चाहते हैं? चीनी आए और हमारा सिपाही उसे हटा न पाए, पाकिस्तानी आए और सिर काट के ले जाए। क्या क्या आपने हालत बनाई? मजबूत, दृढ़, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भारत की जवान, भारत की सेना में होने चाहिए। अर्थव्यवस्था प्रतिरक्षा केंद्रित होनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से नहीं, 62 से मैं ये बात कह रहा हूं, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई विरोध नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं कई बार, डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस। प्रतिरक्षा के लिए जो आप सड़क बनाते हैं, वो भी डेवलपमेंट है। हथियारों के लिए जो आप मेटलर्जी बनाते हैं, वो भी डेवलपमेंट है। देश की सेना के लिए जो आप हवाई जहाज और जहाज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी डेवलपमेंट है। अगर आप समुद्री प्रतिरक्षण करते हैं, कोस्ट गार्ड बनाते हैं, वो भी डेवलपमेंट है और डिफेंस है। तो इसलिए डेवलपमेंट के साथ डिफेंस और डिफेंस के मार्फत डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था के चारों खाने, कृषि, वाणिज्य, उद्योग और प्रतिरक्षा, रोजगार सृजन, रोजगारों का सृजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में कहा है, मैं उसे दोहराता नहीं हूँ, लेकिन रोजगारों का सृजन ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बिना रोजगार के सृजन के इस देश के नौजवान को अपनी प्रतिभा,
अपनी सक्रियता, अपनी रचनाधर्मिता दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। जो आज निष्क्रिय होता है उसका दिमाग भी शैतान का घर हो जाता है। लेकिन एक हाथों को सक्रिय दीजिए, रोजगार दीजिए, काम दीजिए और फिर देखिए कि वो क्या करके दिखाता है। मुझे इस देश के नौजवानों पर पूरा विश्वास है। 40 साल मैंने उन्हीं नौजवानों के साथ बिताए हैं अध्यापक के नाते। मैं जानता हूं उनमें कितनी ऊर्जा है, मैं जानता हूं उनमें कितने सपने हैं, मैं जानता हूं उनमें क्या करने की तमन्नाएं हैं। मैं उनकी भुजाओं को फड़कता हुआ देख रहा हूं, मैं उनके पांवों की धड़कन देख रहा हूं, मैं उनके आंखों के सपने देख रहा हूं, मैं उनकी जिजीविशा देख रहा हूं और उनके अदम्य उत्साह को देख रहा हूं कि वो भारतवर्ष को विश्व का सबसे अधिक संपन्न और समर्थ देश बनाने के लिए आज उठ खड़े हुए हैं। बहनों और भाइयों, अर्थव्यवस्था इसी दृष्टि से विकसित की जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का इस सरकार ने कोई भी ऐसा आयाम नहीं रखा है जो आज देश हित में हो। बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सरकार जाना चाहिए और मैं पूरी तन्मयता के साथ श्री जेटली द्वारा रखे प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।